Hello students, welcome back. In the last class we started with the topic of optical isomers. तो जो आज का लेक्चर है बेटा ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर. वो क्यों, वो आपको अभी पता चल जाएगा. सो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड डायरेक्टली और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस विल बी आस्क्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वाइट अ लॉट in all competition exams. So in the last class we have reached somewhere. Last class में हम important points कर रहे थे. We were doing important points. और उन important points के अंदर हमने 6 points कर लिए थे बेटा. 6th point पे आ गए थे अगर आपको याद हो, elements of symmetry. हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की. अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर मैंने 3 तरह के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपसे डिस्कस किए थे. एक बार जस्ट उनका नाम बता दें, क्या था जी. सबसे पहले 6 का ए मैंने क्या करा था अगर आपको याद हो, शॉर्ट में उसको लिखा था पीओएस. क्या लिखा था बेटा? पीओएस. शॉर्ट में उसको लिखा था पीओएस. पीओएस की फुल फॉर्म क्या थी? पीओएस की फुल फॉर्म थी प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये बेसिकली कोई एक ऐसा प्लेन था जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में कट करता था, जिसमें एक हिस्सा, एक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, द ग्रुप्स इन वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स द इमेज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. ऐसा करा था. इसको हमने मिरर प्लेन भी नाम दिया था. अब मैं आपको बता दूं, इसका एक और सिंबल होता है. पीओएस को शॉर्ट में सिग्मा प्लेन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा प्लेन. ठीक है. फिर बी पार्ट. बी पार्ट में मैंने आपको एक कराया था सीओएस. क्या कराया था बेटा? सीओएस. सीओएस की फुल फॉर्म क्या थी? इट वाज सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर सेंटर पे, मॉलिक्यूल की पूरी बॉडी के सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर आप एक पॉइंट शेप का मिरर रखो तो आपको हर ग्रुप की इमेज उसमें नजर आएगी. या फिर मैं अगर ऐसे बोलूं, क्या अगर सेंटर पॉइंट के ऊपर रख के आप हर चीज को इन्वर्ट करो, मॉलिक्यूल ऐसा है, मॉलिक्यूल के अंदर, जस्ट रिकॉलिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऐसा है, अगर ये मॉलिक्यूल है और सपोज करो यहां पे मैंने कुछ लगा दिया इस तरह से और यहां मैंने कुछ लगा दिया इस तरह से. ठीक है जी, इस तरह से. तो मॉलिक्यूल के सेंटर पे, मॉलिक्यूल के सेंटर पे अगर आप एक मिरर रखो तो इसको अपनी इमेज यहां नजर आएगी, इसको अपनी इमेज यहां नजर आएगी. या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसने अपने आप को यहां पे इन्वर्ट कर लिया, मतलब इसकी इन्वर्जन होके ये बन गया, इसकी इन्वर्जन होके ये बन गया. इसी कारण इसको इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं आपको लास्ट क्लास में जो नाम बता रहा था उसमें एक नाम और ऐड कर रहा हूं. लास्ट क्लास में पीओएस या मिरर प्लेन बोला था, उसको मैंने आज सिग्मा प्लेन बोल दिया. और सीओएस को मैंने इन्वर्जन सेंटर बोल दिया. ये एक ऐसा पॉइंट है बॉडी के सेंटर पे मॉलिक्यूल की, जिसके ऊपर अगर आप क्या करो, अगर आप हर ग्रुप या हर एटम या हर पॉइंट को इन्वर्ट करके देखो तो उसके ऑपोजिट साइड आपको वैसे ही चीजें एग्जैक्टली नजर आएंगी हर जगह. उसको बोलते हैं इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है जी. फिर तीसरा हमने करा था अगर आपको याद हो, क्या करा था? एओएस. तीसरे का नाम था क्या बेटा? एओएस. दैट वाज फुल फॉर्म वाज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जो ये एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, इसका तो लास्ट क्लास में मैं नाम बताया था, इसको हम सीएन एक्सिस भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सीएन एक्सिस. अब मैं बता दूं इसको एक और नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं जी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं. ठीक है जी. इसमें करना क्या था, कोई भी एक मॉलिक्यूल लो, उसके अंदर कोई भी एक एक्सिस पकड़ो और उस एक्सिस के अबाउट उस मॉलिक्यूल को रोटेट करो. कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे. ठीक है जी. क्या था, एक हमारा एन की वैल्यू कहां से आती थी? 360 डिग्री बाय थीटा, ऐसा एन था. या फिर कहने के लिए बुक्स में ऐसा लिखा होता है
थीटा इज इक्वल टू 360 बाय एन। दोनों में से जो मर्जी बोल दो, बात एक ही है। क्या? 360 बाय थीटा, जितने एंगल पे आप घुमा रहे हो, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल, ठीक है जी, एंगल ऑन विच रोटेशन, ठीक है, एंगल ऑन विच रोटेशन गिव्स सिमिलर अरेंजमेंट, gives similar arrangement। इतने एंगल पे उस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे वी आर गेटिंग सेम अरेंजमेंट, तो उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनफैक्ट वी कॉल इट एज व्हाट? एन फोल्ड एक्सिस। इसको बोलते हैं जी क्या? एन फोल्ड एक्सिस। और वो भी कौन सी एक्सिस? प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे बोलते हैं जी। तो ये 6th पॉइंट तक हम लास्ट क्लास में पहुंच चुके थे। ये तीनों 6 ABC मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे। मैंने कहा था एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और होती है, वो मैं कंटिन्यू करता हूं यहां पे जी। इन सब के एग्जांपल्स लास्ट क्लास में मैंने समझाए हुए हैं, ये हल्का सा रिकैप दिया था लास्ट पॉइंट का। नाउ मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट 6 का डी पॉइंट। 6 का डी पॉइंट एक और है जी, उसको मैं बोला करूंगा जी AAOS। आई कीप ऑन कॉलिंग इट एज व्हाट? AAOS। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? This is alternating axis of symmetry। इसको बोलते हैं जी क्या? Alternating axis of symmetry। इसका सिंबल एक और होता है जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज SN axis। क्या बोलते हैं इसको? SN axis। ये कौन सी एक्सिस थी बेटा? दिस वॉज CN axis एंड दिस वन इज SN एक्सिस। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, वो CN एक्सिस है, ये SN एक्सिस है, लेकिन दोनों एक्सिस हैं। ये प्रॉपर एक्सिस है और इसको इम्प्रॉपर एक्सिस भी बोलते हैं जी, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज ऑल्सो गिवन द नेम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। That was called as CN was called as proper axis of rotation, SN is called as improper axis of rotation। अब इसमें क्या है ये एक्सिस, क्या खास है, करना क्या है? लो जी बताते हैं। सपोज एक, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा ये क्या है। सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, चलो ऐसे दिखाते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा दिखाते हैं, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मान लो यहां कुछ लगा हुआ है, यहां भी कुछ लगा हुआ है। सपोज यहां लगा हुआ है CH3, यहां भी लगा हुआ है CH3, देख पा रहे हो जी। अब इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे परपेंडिकुलरली पासिंग मैंने एक एक्सिस मानी, ठीक है जी। मान लो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करते हुए मैंने एक एक्सिस मानी। अब इस एक्सिस के अबाउट मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट करा। लेट अस से मैंने कितने एंगल पे रोटेट करा? लेट अस से मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। कितने पे रोटेट कर दिया? 90 डिग्री पे। अगर मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करा तो क्या बना नजर आया आपको? ये नजर आएगा, ठीक है जी, ऐसे नजर आया। अब जब आपने इसको ऐसे घुमाया बेटा, तो इस साइड ये वाला कार्बन आ गया है ना, ये CH3 वाला कार्बन यहां चला गया, जिसमें CH3 ये अपर साइड है वो उस तरफ चला गया, जिसमें CH3 लोअर साइड है वो इस तरफ आ गया। मैं 90 बोल रहा हूं, गलत बोल गया, एंगल मैं बोलना चाह रहा था कितने का? 180, सॉरी 180 डिग्री से मैंने इसको रोटेट कर दिया। अगर मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट करा तो ये ऐसे घूमा और ऊपर CH3 जो था वो इस तरफ चला गया, ठीक है जी, वो इस तरफ चला गया, और नीचे जो CH3 था वो इस तरफ आ गया, ये बन गया जी। सो रोटेशन करने पे है ना जी, आफ्टर रोटेटिंग आई गेट दिस मॉलिक्यूल। क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सेम है? नहीं जी, ये मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सेम नहीं है, अप एंड डाउन का डिफरेंस आ चुका है, वो उल्टे हो चुके हैं जी। नाउ व्हाट आई विल डू समथिंग एल्स। अगर मैं प्रॉपर एक्सिस की बात करूं, अगर मान लो ये CH3 भी ऊपर होता, तो यहां पे ये CH3 भी ऊपर होता, तो 180 पे घूम के, लास्ट बार मैं याद करा रहा हूं जी प्रॉपर एक्सिस, अगर ये CH3 ऊपर होता यहां,
ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो 180 पे रोटेट करके दोनों फिर वापस ऊपर ऊपर आ जाते। और सिर्फ रोटेशन से ही अरेंजमेंट अगर रिपीट हो जाए फिर वो प्रॉपर एक्सिस CN होती है। लेकिन अभी रोटेट करने पे सिमिलर अरेंजमेंट, एग्जैक्टली सिमिलर अरेंजमेंट रिपीट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो भी वो एक्सिस थी दोबारा दिखाते हैं। यहां थी सपोज, चलो पहले एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ये सेंटर है, यहां से एक्सिस पास कर रही थी। अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन रखते हैं जी, मिरर रखते हैं। मिरर परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्या करते हैं जी, मिरर परपेंडिकुलर टू एक्सिस लेते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन लेते हैं इस मॉलिक्यूल की। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल की रिफ्लेक्शन ली, 4 की रिंग तो ऐसी ही बनी आ गई जी, 4 की रिंग तो ऐसी ही बनी आ गई, बिल्कुल सही है जी। अब 4 की रिंग में क्या हुआ, जो CH3 था, अब ये मिरर के पास है तो इस तरफ इमेज में भी मिरर के पास आएगा, तो ये CH3 आ गया जी। लास्ट बार, when you look into the mirror, the objects which are closer to the mirror in image also, their image is closer to the mirror। ठीक है जी। and the objects which are away from the mirror, their image part is also away from the mirror। इसकी इमेज ऐसे ही आ गई। अब समझ आ रहा है जी। पहले क्या करा, पहले रोटेट करा, this is rotation and this is taking image। ये जो मैं कह रहा था कि आज का लेक्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन है, घुमाना, घुमा के क्या होएगा, 3 डायमेंशन में सोचना है। इसके बाद अगले पॉइंट में और मजा आएगा, तो इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगता है जी। घुमाया, घुमा के तो सेम नहीं बना, लेकिन जब इमेज ली, अरे अब आप नोटिस करो, आर यू एबल टू सी सिमिलर अरेंजमेंट्स। ठीक है जी, क्या हो गया जी, सिमिलर अरेंजमेंट्स रिपीट हो गए जी। जस्ट रोटेशन से अगर अरेंजमेंट सेम हो जाता, रिफ्लेक्शन लेने की जरूरत ना पड़ती, इमेज लेने की जरूरत ना पड़ती, फिर वो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन CN होती। लेकिन रोटेट करके फिर इमेज लेके, वो भी कौन से मिरर में, ऐसा मिरर जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो। जिस एक्सिस के अबाउट आपने रोटेशन करी, उसी के परपेंडिकुलर अगर आपने मिरर रखा और फिर इमेज ली, वो जो फाइनल इमेज आई वो स्टार्टिंग अरेंजमेंट से सिमिलर निकली। अगर ऐसा हुआ तो इस एक्सिस को हम SN या ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम दिया करते हैं। सो अगर मैं अब हल्का सा बताना चाहूं, क्या है जी, द एक्सिस अबाउट विच रोटेटिंग एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 बाय n। कोई भी एक एंगल थीटा जिसमें 360 बाय n एक वैल्यू है, होल नंबर है, डिवाइड करके कोई भी एंगल हो, ठीक है, द एक्सिस अबाउट विच रोटेटिंग एट एंगल थीटा एंड देन टेकिंग रिफ्लेक्शन in perpendicular mirror, in mirror perpendicular to axis, we get क्या, similar arrangement, we get similar arrangement comma, then axis is called, then it is called ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर इसका नाम होता है जी क्या, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट बार, किसी भी एक्सिस पे अगर आपने किसी एंगल से पहले रोटेट करके फिर उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक मिरर रख के उसमें इमेज लेने के बाद अगर उसको स्टार्टिंग अरेंजमेंट से कंपेयर करा और वो अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर आया, तब उस एक्सिस का नाम रखा जाता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे यहाँ पे 180 डिग्री था, ये थीटा था, ये क्या था, थीटा था। थीटा अगर 180 डिग्री था, इसको किससे डिवाइड करना पड़ा होगा, 2 से। दैट मींस अगेन जो ये इस बार एक्सिस है, ये S2 है, 2 फोल्ड एक्सिस। नाम इसका 2 फोल्ड ही है, लेकिन अब ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। ये कौन सी एक्सिस है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज प्रॉपर एक्सिस,
दिस इज इम्प्रॉपर एक्सिस। तो ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात की जाती है। लास्ट बार सिग्मा प्लेन शॉर्ट में, सिग्मा प्लेन का दूसरा नाम क्या था? पीओएस, फुल फॉर्म क्या थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन्वर्जन सेंटर दूसरा नाम क्या था? सीओएस, फुल फॉर्म क्या थी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सीएन एक्सिस दूसरा नाम क्या था? एओएस, पूरा नाम क्या था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा एसएन एक्सिस, सॉरी चौथा एसएन एक्सिस, और दूसरा नाम क्या था? डबल एओएस, और पूरा नाम क्या था? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हुआ करते हैं, जिनको हम आगे यूज करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, अभी हम सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सारे पॉइंट्स को मर्ज करके हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा बात? ये हो गया जी हमारा पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। नाउ लेट अस स्टार्ट द पॉइंट नंबर 7। 7th पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलो 2 मिनट दो मेरे को, 7th पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलो जी 7th पॉइंट स्टार्ट करते हैं जी। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट अगर 7th पॉइंट अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चंस काफी आसान हो जाया करेंगे जी। वैसे तो आई बार बार ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन क्या, दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। तो उसमें 7th पॉइंट इस टॉपिक का क्रक्स है जी। देखते हैं जी क्या है। 7th पॉइंट के अंदर यू विल नीड टू, है ना, थिंक इन 3 डायमेंशन। आपको बहुत सारा 3 डायमेंशन में इमेजिनेशन करना पड़ेगा जी 7th पॉइंट के अंदर। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में मैं बात करता हूं जी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा हुआ है 11th क्लास के टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट अभी अच्छे से कर रहे हैं जी प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अभी ये क्या होते हैं जी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन एक केमिस्ट्री का ही वर्ड नहीं है, इसको बहुत जगह यूज किया जाता है। इनफैक्ट ड्राइंग वाले बहुत यूज करते हैं। जब भी कहीं ड्राइंग बना रहे होते हैं तो वहां प्रोजेक्शन वर्ड आ जाता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है लेट्स से रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग्स। ठीक है जी, ड्राइंग्स या रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है जी, एक ही मॉलिक्यूल को, या फिर मैं बोलता हूं जी ड्राइंग्स एट डिफरेंट व्यूज। किसी भी चीज को अगर आप नोटिस करो या देखो, जैसा उसका आपने व्यू देखा उसको वैसे ही ड्रॉ कर दिया, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू सी, मेरे हाथ में मार्कर है, कौन से कलर का है बेटा? रेड मार्कर है। अब ये जो रेड मार्कर है, राइट नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, आपको कैसी जियोमेट्रिकल शेप नजर आ रही है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर एबल टू ऑब्जर्व अ सिलेंड्रिकल शेप। कौन सी शेप नजर आ रही है? सिलेंड्रिकल। अब अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ही ड्रॉ कर दूं और एक सिलेंडर की फॉर्म में ड्रॉ कर दूं, तो उसकी ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होगी, सिलेंड्रिकल ड्रॉइंग होगी। इसी तरह से अगर मैं मार्कर को ऐसे देखूं, आप इसको ऐसे देखो, इसकी बैक आपको नजर नहीं आ रही, आपको सिर्फ फ्रंट नजर आ रही है, या शुड ऐसे सिर्फ ये एंड नजर आ रहा है। अगर सिर्फ ये एंड नजर आ रहा है तो आपको सर्कल नजर आ रहा है और पीछे तो छुप गया सारा। अगर मैं इसको एज इट इज बना दूं, मैं इसको बोल दूं इसका लेट्स से टॉप व्यू या बॉटम व्यू, ठीक है, तो फिर मैं क्या ड्रॉ करूंगा? सिर्फ एक सर्कल। तो ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग ड्राइंग होगी। अगेन चीज वही थी, बट उसको जब मैं डिफरेंट एंगल से व्यू कर रहा हूं, है ना, ऐसे देखा कुछ और दिख रहा है, ऐसे देखा कुछ और दिख रहा है, और जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं जी क्या? प्रोजेक्शन। ठीक है जी, ड्राइंग्स एट डिफरेंट व्यूज। ठीक है जी, दैट इज व्यूइंग एट डिफरेंट एंगल्स। आपने किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग एंगल्स पे देखा, फिर आपको जैसे वो ऑब्जर्व करने को मिली, आपने उसकी वैसी ड्राइंग बना दी, उसका नाम होता है जी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक जनरल वर्ड है, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। नाउ केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली, अब हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी 3 या 4 तरह की प्रोजेक्शन चला करती हैं। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं जी। ठीक है जी,
चलो स्टार्ट करते हैं। सेवंथ का ए पार्ट, सेवंथ का ए पार्ट है जी, क्या उसका नाम है जी, काफी सारे नाम है उसके। एक बोलते हैं इसको वेज डैश, इट इज कॉल्ड एज वेज डैश प्रोजेक्शन, या फिर इसी का एक और नाम है जी, क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं जी, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, या फिर इसको 3D फॉर्मूला भी बोलते हैं, या फिर इसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। ये सब पहली प्रोजेक्शन के नाम है। इनमें सबसे कॉमन जो नाम चलता है वो है वेज डैश। वो है क्या, वेज डैश। इट इज नॉर्मली यूज्ड टू ड्रॉ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, यूज्ड टू लेट्स से ड्रॉ या रिप्रेजेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। चलो अगर ऐसा है तो फिर अब मेरे को एक बात बताओ, हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन के ही मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं ना जी, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिलके बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को मिला के बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करता है ऑर्गेनिक के अंदर। अब कार्बन के मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल कब होंगे? 3 डायमेंशनल होने का मतलब एक प्लेन में ना आए, नॉन प्लेनर हो। तो कार्बन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर तब एक्वायर करता है जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 टेट्राहेड्रल है ना जी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, टेट्राहेड्रल कार्बन हो, तो वो नॉन प्लेनर हो जाता है, 3D में आ जाता है। तो 3D वाले एक मॉलिक्यूल को लेते हैं कार्बन के, और उससे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम क्या कह रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से, आराम से समझना। कैसे दिखाया जाता है जी? ऐसे। लो जी, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अभी दिखाएंगे जी। लेट अस से यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके 4 बॉन्ड्स होंगे, बिल्कुल 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, बिल्कुल। तो उसको अब अल्टीमेटली ऐसे दिखाना शुरू कर दिया हमने, ऐसे दिखाना शुरू कर दिया। आराम से समझना जी क्या है जिसका मतलब। तो जी ये जो कार्बन के 2 बॉन्ड्स हम दिखा रहे हैं, ये वाले, ठीक है, दीज 2 बॉन्ड्स आर नॉर्मल लाइंस। इन नॉर्मल लाइंस को बोलते हैं सॉलिड लाइंस। इस रिप्रेजेंटेशन में सॉलिड लाइंस का मतलब बॉन्ड्स ऑन दी प्लेन। बड़े आराम से समझना, बड़े आराम से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नॉर्मली इस टॉपिक को ना फटाफट क्रैम कर लेते हैं बिना समझे। हमें इसको समझ के करना है, इंटरेस्ट क्रिएट होगा इससे ना, और चीजें आगे और क्लियर रहेंगी, इजी रहेंगी। फिर सॉलिड लाइंस जो हैं दे आर बॉन्ड्स ऑन द प्लेन। अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड का एक प्लेन मान रहा हूं, ये पूरा एक प्लेन है, तो जो मैंने ये लाइंस बनाई हैं, ये जहां बनाई हैं बोर्ड के ऊपर वही है, ऑन द प्लेन ही है। ठीक है जी, सॉलिड लाइंस मतलब नॉर्मल लाइंस, नॉर्मल बॉन्ड्स ऑन दी प्लेन है जी। जिस प्लेन पे उनको ड्रॉ किया जा रहा है वहीं पे वो लाई करते हैं, बिल्कुल सही। फिर ये जो है, ये इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं डैश। डैश या हैश दोनों नाम चलते हैं जी, ज्यादातर डैश चलता है जी, डैश या हैश। और ये हमने बोल ही दिया, नॉर्मल बॉन्ड्स हैं जी, सॉलिड लाइंस हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेज को कई बार ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाए जाते हैं और ज्यादातर इसको शेडेड वर्जन में दिखाया जाता है ऐसे, इसको पूरा एंड डार्क लाइन, डार्क बॉन्ड की तरह दिखाते हैं जी। ये है जी, इस तरह से मॉलिक्यूल है। और जो मैं मान के चल रहा हूं, ये मेरा एक sp3 कार्बन है जी, ये मेरा क्या है? sp3 कार्बन है। ओके, नाउ जो इसमें वेज है उसका क्या मतलब है जी? वेज का मतलब क्या है? वेज का मतलब है द ग्रुप प्रेजेंट ऑन वेज, दैट मीन्स above the plane that is towards viewer। आराम से समझना जी, समझाता हूं मैं। कहता जी ये जो बॉन्ड दिखाया है ऐसे दिखाया, और ये ऑन दी प्लेन ऐसे ही है। ये जो बॉन्ड दिखाया है ऐसे दिखाया, ऑन दी प्लेन ऐसे ही है। ये बॉन्ड दिखाया ऐसे है, बड़े ऐसे नहीं है। ये अबव दी प्लेन है, मतलब ये
ऐसे करके अबव द प्लेन, और आप देख रहे हो हल्का हल्का ये टूवर्ड्स द व्यूअर है, व्यूअर की तरफ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे, हल्का स्लैंटिंग है, लेकिन ये अबव द प्लेन है, प्लेन के ऊपर नहीं है, प्लेन से ऊपर है। ठीक है, प्लेन के एग्जैक्टली ऑन द प्लेन नहीं है, अबव द प्लेन है, एंड इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द व्यूअर। ये होता है वेज का मीनिंग। फिर बचे कौन? डैश। डैश क्या होता है जी? डैश इज बिलो द प्लेन, दैट इज इनटू द प्लेन। इसको इनटू भी बोलते हैं जी, इनटू द प्लेन और अवे फ्रॉम व्यूअर। ठीक है जी, दैट इज इनटू द प्लेन और अवे फ्रॉम व्यूअर। एक बार ये लिख लो जी, फिर मैं रब कर दूंगा जी, मैं इस स्पेस को यूज करूंगा और एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार रिप्रेजेंटेशन में किस चीज का क्या मीनिंग है वो क्लैरिफाई लास्ट बार कर रहा हूं जी। ये नॉर्मल बॉन्ड्स, दीज आर ऑन द प्लेन, जहां दिखाए हैं वही है। ये वेज डार्क वाला कई बार शेडेड दिखाया जाएगा, कई बार ऐसे दिखाया जाएगा, लेकिन डैश नहीं होगा, समझ जाना, ज्यादातर शेडेड होगा। ये जो वेज वाला बॉन्ड है, इस पे जो भी चीज लगी हुई दैट इज अबव द प्लेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है जी, और जो डैश पे है ये अंदर को है, इनसाइड द प्लेन, इनटू द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो फिर व्यूअर से दूर हो गया जी। इस तरह से दिखाते हैं जी। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगा, आराम से समझना जी। मेरे पास एक मॉडल है 3D का, आई शो यू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़े आराम से समझो जी कैसे कहना चाह रहा हूँ। लो जी, यही मैं कह रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, इमेजिनेशन करनी है जी। लो जी, दिखाते हैं फिर आपको। ठीक है जी, मेरे पास एक मॉडल है, लो जी, ये आ गया वो मॉडल है। ठीक है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज दैट मॉडल। देख रहे हो सेंटर में जो ये ब्लैक बॉल है छोटी सी, दैट रिप्रेजेंट्स द sp3 कार्बन। आपको नजर आ रहा है, टेट्राहेड्रल शेप है। sp3 कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स, चारों मैंने ग्रुप्स अलग दिखा रखे हैं, लास्ट क्लास में बताया था। जिसमें चारों ग्रुप्स अलग हो वो कायरल कार्बन होता है, तो मैंने मान रखा है कि बीच वाला कार्बन क्या है? कायरल है। क्लियर है बेटा बात? तो अब ये जो सेंट्रल वाली बॉल है, जो कार्बन है, ये sp3 है, ये नॉन प्लेनर है। अब इसके सारे बॉन्ड्स को मैं चाह के भी एक प्लेन पे ड्रॉ ही नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लो मैं इस तरह से इन दो लाइनों को एक प्लेन पे मानता हूं, मान लो ये मेरा आर्म और पूरा हैंड, ये एक प्लेन है पूरा, आ गया। तो ये रेड और ऑरेंज वाले चाह के भी इस पे लाई नहीं कर सकते, एक ऊपर को जा रहा है और एक अंदर को जा रहा है। ऐसा ही ये वेज डैश वाला रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। दोबारा देखो, एक बार क्लैरिफाई करते हैं। लो जी, हेल्प करना आप, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो मेरा ये एक्स वाई प्लेन है जी। ठीक है जी, मैं रब कर दूं बेटा अगर आपने लिख लिया जी। वेज का मतलब क्या है, डैश का मतलब क्या, अगर आपने लिख लिया हो तो रब कर दूं, फिर आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, लास्ट बार, ये वेज मतलब अबव द प्लेन, डैश मतलब इनटू द प्लेन, एंड दीज नॉर्मल लाइंस आर ऑन द प्लेन। नो, ये अब समझ आ गया हमें। ठीक है जी, अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। और ये जो मैं आपको 3D में समझा रहा हूं, ये बहुत मजेदार चीज है बेटा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इससे अगर हम अच्छे से समझे। सपोज मैंने ये एक एक्सिस ले लीजिए दिखाने के लिए। नॉर्मली दिस इज हॉरिजॉन्टल इज एन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज अ वाई एक्सिस। तो मेरे व्हाइट बोर्ड को मैंने प्लेन की तरह एक एक्स वाई प्लेन मान लिया बेटा। अब मैं इसको हवा में ले आऊं, चलो पहले तो इसको अगर मैं हवा में ले आऊं, अगर आपको नजर आ रहा हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इफ यू आर एबल टू सी। अब मैं अगर चाहूं कि चारों बॉन्ड इस प्लेन पे आ जाएं, किसी भी तरह से आ जाएं, अगर मैं इसमें से प्लेन पास करूं तो चारों बॉन्ड्स उस पर आ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको नॉन प्लेनर बोलते हैं। अगर सारे बॉन्ड्स एक प्लेन पे आ जाते तो फिर तो वो प्लेनर होता। तो sp3 कार्बन नॉन प्लेनर है, तभी उसको हम 3D बोल रहे हैं जी। 3D मॉलिक्यूल की जरूरत हो रही है, तभी इसमें हम वेज डैश यूज कर रहे हैं। अब नोटिस करना, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया है इसको समझाता हूँ जी। ये कुछ कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो जी, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है जी, सपोज करो, अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, आराम समझना मेरे साथ। ठीक है जी, सपोज करो ये मेरा एक्स वाई प्लेन था। अब इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर आराम समझना बेटा, दो बॉन्ड्स मेरे एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे थे। ठीक है जी, कार्बन कार्बन के साथ जो दो नॉर्मल बॉन्ड थे वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे थे, ऐसे दिखाए हुए थे। ये जो ग्रीन वाली बॉल है और जो ये येलो वाली बॉल है, दीज आर लाइक नॉर्मल लाइंस। ठीक है जी, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, जो मैंने दिखाया मैं लिख भी लेता हूं साथ में, चलो दिखाने के लिए। इसको मैं जी बोल देता हूं, इसको मैं वाई बोल देता हूं, एज ए कलर्स ग्रीन एंड येलो ऐसे दिखाए हुए हैं। ठीक है, और फिर इसको मैं बोलता हूं जी आर फॉर रेड, और उसको बोलता हूं बी फॉर, उससे मैं आपको समझा रहा हूं आराम। प्लेन था,
ठीक है। और एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैंने कौन सी दो बॉन्ड्स को माना था, कौन से दो ग्रुप्स को माना था, जी एंड वाई, ग्रीन एंड येलो। अब बड़े आराम से समझो, आपको दिख रहा है मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया जी, एक सेकंड। लिखा क्या, जो अबव था उसको मैंने ब्लू मानना था, ये मेरा ब्लू था, और जो इनटू था वो मेरा रेड था। अब आराम से देखो दोबारा से, सपोज ये मेरा प्लेन था जी, अगेन ये दो दो बॉन्ड्स जो है मेरे इस प्लेन पे लाई करेंगे। अब चाह के भी बाकी दो बॉन्ड्स प्लेन पे लाई नहीं कर पाएंगे, देखो नहीं लाई कर रहे। तो आपको दिख रहा है जो ब्लू वाला बॉन्ड है वो आपकी तरफ आ रहा है, और जो रेड वाला बॉन्ड है, ध्यान से देखना जी, ऐसे दिखा रहा हूं प्लेन। मान लो मैंने इस प्लेन को पहले ऐसे दिखाया था, हल्का सा दिखाया ऐसे, तो जो ब्लू वाला बॉन्ड है दैट इज अबव द प्लेन एंड द रेड वाला बॉन्ड इज इनटू द प्लेन। और अगर प्लेन ऐसा है जिसको आप देख रहे हो, सो द ब्लू वाला बॉन्ड इज टूवर्ड्स यू एंड द रेड वाला बॉन्ड इज अवे फ्रॉम यू। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है जो बनाई हुई है। समझ आ गई बेटा बात। इस तरह से ये वेज डैश फॉर्मूला है। जो ब्लू वाला ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वेज, और जो रेड वाला ग्रुप है आर वाला दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन डैश, व्हिच मींस दैट द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश विल बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन। ये है जी इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग। मैं थोड़ा सा इसको यूज करूंगा दोबारा मॉडल को और चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसी की थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूं। अब मैंने यहाँ पे सारा कुछ बनाया तो इस टाइम व्हाइट बोर्ड पे है, लेकिन बनाने के बाद ही मेरे को पता है कि ये सारा कुछ मेरे को दिखने में ही लग रहा है कि ये सारा का सारा एक प्लेन में नहीं है। तो इसीलिए इसको 3D पर्सपेक्टिव फॉर्मूला बोलते हैं, कि बताया जा रहा है कौन कहां पे है। क्लियर है जी बात। दिख रहा है कि ये स्लैंटिंग बनाने का मतलब ये हल्का सा बाहर को निकला है, ये हल्का सा अंदर को गया हुआ है, ये लॉजिक है जी। अब इसके अंदर कहा क्या जाता है जी, एक्चुअल एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। क्या वेज डैश के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट यहां लिख रहा हूं जी, रोटेटिंग वेज डैश, ठीक है जी, एट एनी एंगल, रोटेटिंग वेज डैश एट एनी एंगल गिव्स सेम मॉलिक्यूल। अगर मैं इस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को रोटेट करता हूं, रोटेट करके जो नई चीज बनाऊंगा वो मॉलिक्यूल मैं सेम ही लूंगा जी। ये मैं कुछ अब पॉइंट्स आपको साथ साथ बता रहा हूं बेटा, ये आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। पहले वेज डैश है क्या, उस रिप्रेजेंटेशन में क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं उसको रोटेट करके दोबारा बनाऊं तो जो बनेगा ना वो पक्का पक्का क्या बनेगा, सेम मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसकी रोटेशन भी दो तरह से होते हैं, वो भी मैं समझाना चाहता हूँ। आराम से देखना जी, मेरे साथ हेल्प लेता हूँ थोड़ी सी मॉडल की और इस एक्स वाई एक्सिस वाले प्लेन की। ठीक है, जो हमने यूज किया था डायग्राम में, हमने कहा था ब्लू जो है पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू है, रेड जो है पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू है, और ग्रीन और येलो को हमने माना था इन द प्लेन है। ठीक है, ऐसे जो ग्रीन और येलो है वो इन द प्लेन है, ब्लू वाला इज पॉइंटिंग टूवर्ड यू, रेड वाला इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, ऐसे माना हुआ था इस रिप्रेजेंटेशन में। उसी को यूज करता हूं जी। ठीक है जी, अब इस रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं यूज करूं, ध्यान से देखना जी, रोटेशन दो तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो, मेरे को बताना जरा। ठीक है, अब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं मॉलिक्यूल को, ऐसे, यानी मैं इस प्लेन पे रोटेट कर रहा हूं। अगर ये सारा कुछ एक प्लेन पे ही रहे, मतलब ग्रीन वाला इसी प्लेन पे रहे या और येलो वाला भी इसी प्लेन पे रहे, लेकिन ये घूमने लग जाए, देख रहे हो जी, जब ये रोटेट कर रहे हैं तो जो आगे वाला ब्लू है, द ब्लू विच वाज अबव द प्लेन इज स्टिल अबव द प्लेन, घूमने के साथ वो अबव द प्लेन ही रह रहा है। थोड़ा सा उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, लेकिन वो रह तो अबव द प्लेन ही रहा है। और इसी तरह से रेड वाले को भी देखो, जब मैं इसको घुमा रहा था तो जो रेड वाला था तो वो क्या रह रहा था जी, इनटू द प्लेन था और इनटू द प्लेन ही रह रहा है। दैट मींस जो वेज वाला था वेज पे ही रह रहा है, जो डैश वाला था डैश पे रह रहा है। अगर रोटेशन में ऐसा किया जा रहा है कि प्लेन वाले बॉन्ड्स को प्लेन पे ही रखा जा रहा है, ऐसे रोटेशन की जा रही है। अब मेरी बात समझना जी, जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। आराम से समझना, मैं समझा रहा हूं लॉजिक, रट्टा नहीं मरवा रहा। तो जेड एक्सिस नॉर्मली मेरी ऐसे होगी जी, ऐसे एक्स वाई जेड इज टूवर्ड्स यू। अब जब मैं मॉलिक्यूल को घुमाता हूं तो किस एक्सिस पे रोटेट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, प्लेन रोटेट कर रहा हूं, प्लेन वाली चीजों को रोटेट कर रहा हूं, तो बेटा पता है मैं कहां किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, जेड एक्सिस के अबाउट। ऐसे जहां रोटेशन हो रही होती है जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैंने जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट किया तो प्लेन वाले बॉन्ड्स प्लेन पे ही रहेंगे, और जो अबव था वो अबव ही रहेगा, जो बिलो था वो बिलो ही रहेगा। समझ गए जी बात। अब ध्यान से देखना जी, मैं ड्रॉ करता हूं। अगर मैं इसको रोटेट करूं,
ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रोटेट करूं, लेट्स से पहले 90 डिग्री रोटेशन करके दिखा रहा हूं जी, 90 डिग्री रोटेशन, ध्यान से देखना। जब मैंने इसकी 90 डिग्री रोटेशन मानी, कैसे, ऐसे जी वाई को प्लेन पे ही रखा, ठीक है, तो मेरा कहने के लिए कुछ कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, एक छोटी सी बात और, मैं आगे से क्या बोला करूंगा जी, जो नॉर्मल बॉन्ड्स ऑन द प्लेन थे, वो जो मिलके वी बना रहे हैं, ये वाला वी, याद रखना जी, मैं इसको एक नाम दे रहा हूं जी, इसको मैं बोल रहा हूं जी क्या, कैविटी। आगे कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसका नाम रख लिया, क्या नाम रख लिया जी, कैविटी। तो जो एक कैविटी है, ये कैविटी घूम रही है जी, घूम रही है, ठीक है जी, घूम रही है ऑन द प्लेन ही, लेकिन घूम के अगर मैंने 90 डिग्री रोटेट करा तो ऐसे बन गई जी, ध्यान से देखना, ये ऐसे बनने शुरू होगी, ऐसे बन गई जी। कैविटी पहले टुवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन थी, ये टुवर्ड्स क्या थी जी, लेफ्ट। अब कैविटी अप चलेगी, ऐसे दिखा दिया 90 डिग्री रोटेट करके। जब कैविटी अप गई तो मैंने इनको भी घुमा के दिखाना है, लेकिन एक समझने वाली बात, सपोज करो मैंने इसको ऐसे दिखाया, और सपोज मैंने इसको ऐसे दिखाया, और सपोज ये शेडेड है। अभी आपसे पूछ रहा था, ये जो मैं रोटेशन कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं, अराउंड जेड एक्सेस, इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं। तो यहां पे देखना जी क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया जी आपका जी, यहां पे आ गया आपका वाई। ये तो ऑन द प्लेन है तो ऐसे घूम रहे हैं जी। अब बी और आर तो अबव एंड बिलो द प्लेन थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं चल रहा, वो हमने प्रैक्टिकली आपको समझाया कि जब हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते थे तो क्या होता था, जो अबव था वो अबव रहता था लास्ट पार्ट, ये देखो ऐसा था, ठीक है, ऐसा था ना मॉलिक्यूल। ये ग्रीन और येलो जो थे, देवर ऑन द प्लेन। मैं अभी जो कैविटी है टुवर्ड्स लेफ्ट है, अब मैं इसको घुमा के क्या कर रहा हूं, अप, लेकिन जो ब्लू है अभी भी टुवर्ड्स यू है जी, अबव द प्लेन है। जो रेड है अभी भी अवे फ्रॉम द प्लेन है, वो वैसे ही रहेंगे। यानी अभी भी वेज पे कौन रहेगा, वेज पे अभी भी ब्लू ही रहेगा, और डैश पे कौन रहेगा, रेड ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको 90 डिग्री और रोटेट करा, फर्दर 90 रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन। अगर फर्दर 90 डिग्री रोटेशन करिए, अब ध्यान से देखना जी, अभी ये कैविटी घूम के इस तरफ को आ गई, इस तरफ को आ गई, ये कैविटी आ गई। यहां जो एक कैविटी आई, लेट अस से ये कैविटी आ गई जी। जहां जो एक कैविटी आई, अगेन अगर मैं इसको घुमा के ऐसे नीचे लेके जा रहा हूं तो यहां क्या आ गया जी, यहां क्या आ गया वाई, नो इश्यूज। अब एक वेज बनाना पड़ेगा, और एक क्या बनाना पड़ेगा जी, डैश। बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं आपको चीजें समझाने के लिए। एक वेज बनाना पड़ेगा और एक डैश। अच्छा, वेज को कहां बनाऊं, ऊपर नीचे, वो फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि आपको पता है कि वेज पे कौन से ग्रुप को लगाना है, डैश पे कौन से ग्रुप को लगाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनको ऊपर भी नीचे भी, इनको उल्टा करके भी दिखा दूं, इट्स ओके, बट हाँ, कभी भी नॉर्मल बॉन्ड्स के बीच में वेज नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, ये दोनों साथ साथ। हाँ, इनमें ऊपर नीचे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप्स को नहीं, बॉन्ड्स को दिखाने में। अगर ये वेज वाला ब्लू था, अगर मैं इधर को वेज बना दूं, उधर को डैश बना दूं, तो वेज पे आपको अभी भी ब्लू ही रखना पड़ेगा मॉलिक्यूल को सेम रखने के लिए। तो अब दोबारा से जब मैंने 90 डिग्री रोटेशन करी, दोबारा देखो जी, ये रहा जी, ये पहले कैविटी ये रही जी, ग्रीन और येलो से कैविटी बन रही थी। पहले ये कैविटी किस तरफ थी, टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर ये कैविटी कहां गई, टुवर्ड्स अप, फिर ये कैविटी कहां गई, टुवर्ड्स राइट। लेकिन अभी भी अगर आप नोटिस करो, ये ब्लू वाला अबव द प्लेन है, टुवर्ड्स यू, और जो रेड वाला बिलो द प्लेन है। अभी भी वेज पे कौन है, ब्लू ही है, डैश पे कौन है, रेड ही है, ठीक है। तो वेज पे अभी भी कौन है जी, ब्लू ही है, और डैश पे अभी भी कौन है, रेड ही है, ठीक है जी। ये मैंने रोटेशन करी है जी, दीज आर रोटेशंस इन प्लेन, प्लेन में घुमा घुमा के मैं ऐसे बना रहा हूं जी। अब मैं इसी को एक और तरह से रोटेट करके दिखाता हूं जी, कैसे। सपोज करो मैंने रोटेट करा, अब इधर को आता हूं नीचे को। अब देखना जी, मैं इसको 90 डिग्री फ्लिप मारता हूं जी, फ्लिप रोटेशन, ठीक है जी, फ्लिप, और शुड आई से रोटेशन, ठीक है जी, रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन। वो कैसे, अगेन ये मेरा प्लेन था, इसके ऊपर लेट अस से ये था जी, ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे थे जी ऑन द प्लेन, ब्लू वाला अबव था, रेड वाला इनटू द प्लेन था जी। बट ये ग्रीन और येलो वाज, अभी भी लिखा हुआ है जी,
ग्रीन और येलो जो है वो क्या है जी, ऑन द प्लेन है, जी एंड वाई और ऑन द प्लेन, इस तरह से। और ब्लू वाला अवे टूवर्ड्स यू, अबव, सॉरी नॉट अवे, अबव। और जो रेड वाला है दैट इज गोइंग इनटू अवे फ्रॉम यू, ऐसा दिख रहा था। अब मैंने कैसे पहले घुमाया, पहले ऐसे घुमाया, अब मैं ऐसे नहीं घुमाऊंगा, अब मैं ऐसे घुमा दूंगा, जो प्लेन पे है उसको प्लेन से बाहर ले जाऊंगा। अब ध्यान से देखना, पहले ये दोनों प्लेन पे थे, अब इनको घुमा दो परपेंडिकुलर प्लेन, इनको प्लेन से बाहर निकाल दो, ऐसे फ्लिप मार दो जी, मार दी फ्लिप, दोबारा ऐसे फ्लिप मार दो जी, लास्ट बार दोबारा कैसे फ्लिप मारा जी, ऐसे फ्लिप मार दिया। फ्लिप में ऐसे भी मार सकता हूं जी, मेरी मर्जी है जी, जैसे मर्जी मार दो। चलो ऐसे ही मार लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, ये मेरा मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में जी और वाई वर ऑन द प्लेन, ब्लू वॉज टूवर्ड्स यू, रेड वॉज अवे फ्रॉम यू। अब मैं इसको फ्लिप मारना चाहता हूं परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे ले आया, फ्लिप मार के ऐसे ले आया। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना जी क्या होगा, प्लेन अभी वहीं पे ही है, मॉलिक्यूल प्लेन के परपेंडिकुलर घूम गया, ऐसे घुमा कि अब कोई भी बॉन्ड प्लेन पे नहीं रहा, नन ऑफ द बॉन्ड्स इज ऑन द प्लेन। अब ध्यान से देखना जी, इफ नन ऑफ द बॉन्ड इज ऑन द प्लेन, इस टाइम पे ग्रीन और येलो जो है ना, जो ग्रीन और येलो है दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू अबव द प्लेन, और रेड और ब्लू जो है, अभी भी दिखाता हूं, ये अगर ये प्लेन है, अबव द प्लेन कौन हो गए, ग्रीन एंड येलो, जो पहले इन द प्लेन थे वो अब क्या हो गए, अबव द प्लेन, जो पहले इन या ऑन द प्लेन थे वो अब अबव द प्लेन हो गए। अब ध्यान से देखो जी ये इधर, और जो रेड और ब्लू है वो अब क्या है जी, इनटू द प्लेन। तो अगर मैं वेज डैश वाले फंडे से बनाऊं तो मैं बनाने को ऐसे बना सकता हूं जी, क्या, ठीक है, जो अबव द प्लेन है उसको हम कैसे बनाते हैं जी, वेज से। अब हमारे दो वेज आ गए जी, बाय चांस हम उसको व्यू ही ऐसे कर रहे हैं, मैंने पहले बोला प्रोजेक्शन। अब उसी मॉलिक्यूल को कभी हम देखते हैं कि ऐसे कि भी ग्रीन और जो येलो है वो प्लेन पे आ जाए, है ना, ग्रीन और येलो जो है वो क्या आ जाए, प्लेन पे आ जाए, ग्रीन और येलो प्लेन पे आ जाए ऐसे करके। तो फिर कभी हम क्या कहते हैं जी, ग्रीन और येलो आपकी तरफ आ जाए, मॉलिक्यूल तो वही है, उसी को अलग अलग एंगल से घुमा घुमा के देख रहे हैं, तो प्रोजेक्शन है जी। इफ दैट इज द केस, तो ये वेज पे अगर मैंने 90 डिग्री फ्लिप मारा ऐसे, बाहर को निकाल लिया, तो ये जी और वाई दोनों अबव द प्लेन आ गए, ठीक है जी। तो इस तरफ को क्या आ गया जी, जी, इस तरफ को क्या आ गया, वाई। चेक करें दोबारा से, इसमें से दिखाएं लास्ट पर, लो जी दोबारा देखना हम कैसे बना रहे थे जी, हमारी ये थी जी वाई, ठीक है जी। अब मैंने इसको फ्लिप मारा, ऐसे करा, अब उस तरफ क्या आ गया जी, इस तरफ क्या है, वाई, ऐसे ही बनाया जी, लेकिन ये वेज पे आएंगे क्योंकि क्या है, अबव द प्लेन। अब अंदर को कौन जा रहा है जी, एक रेड, और नीचे को और कौन जा रहा है, ब्लू, तो उसको मैं किस पे बनाऊंगा, डैश पे। सो इसको बना दिया मैंने रेड, और इसको बना दिया मैंने क्या, ब्लू, ऐसे हो गया जी। ये 90 डिग्री फ्लिप करके करा जी, रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये भी रोटेशन। ये सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे हैं, जो मर्जी बोल लो। अब इसको अगर मैंने फर्दर 90 डिग्री फ्लिप मारा जी, फर्दर फ्लिप 90 डिग्री फ्लिप, अब वो कैसे, वो ऐसे, आराम से देखना, दोबारा देखना जी। ये था जी हमारा एक्स वाई प्लेन, दिस वाज द एक्स वाई प्लेन, और इसमें ये पहले ग्रीन और येलो ऑन द प्लेन थे, अब फ्लिप करा ऐसे, ग्रीन और येलो अबव द प्लेन हो गए, अब फ्लिप करेंगे फिर से ऐसे, ठीक है जी, दोबारा, पहले ऐसे था, फ्लिप करके ऐसे करा, अब फ्लिप करके ऐसे करेंगे, दोबारा, पहले ऐसे था, फ्लिप करके बाहर लाए, फिर फ्लिप करके दोबारा से प्लेन पे ले गए, इस तरफ प्लेन दिखाए थे, दोबारा से प्लेन पे ले गए, पहले ऐसे प्लेन पे थे, फ्लिप करके बाहर आए, अब जब फ्लिप करके दोबारा प्लेन पे लेके गए तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन उल्टी होगी, ग्रीन नीचे है और येलो ऊपर चला गया, ऐसे हुआ जी। तो मतलब अब ऐसे बना गया, ये ऐसे हो गया जी, ठीक है जी। दोबारा मैंने गड़बड़ कर दी, आराम से देखते हैं, ठीक है जी। दोबारा से देखो जी, ऐसा था, फ्लिप मारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर फ्लिप मारा ऐसा हो गया जी, ऐसे फ्लिप कर रहा हूं जी, लास्ट बार। ये हमारा मॉलिक्यूल था जी sp3 हाइब्रिडाइज, इस sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल के अंदर ये मेरा ग्रीन, ये रहा जी, ये मेरा येलो, ये रहा, इसको फ्लिप करके ऐसे लाए थे कि नहीं लाए थे, फ्लिप करके जब ऐसे लाए थे तो ग्रीन और येलो वहां आ गए थे अबव द प्लेन, अब फ्लिप करके फिर इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, दोबारा से दोबारा प्लेन में ला रहे हैं, लेकिन अब जब फ्लिप करा वापस 90 डिग्री पे तो दोबारा से ये ऑन द प्लेन आ गए जी, ये फिर से ऑन द प्लेन आ गए जी, लेकिन इस तरह से ऑन द प्लेन आए कि ग्रीन फिर से वी का ये जो कैविटी है ग्रीन उसके
अपर वाली साइड लगा हुआ है, लेकिन अब रेड अबव आ गया और ब्लू जो है इनटू द प्लेन चला गया। रेड इज अबव द प्लेन, ब्लू इज इनटू द प्लेन। ये बात समझनी बहुत जरूरी थी। दोबारा से मैंने फ्लिप करके इसको ऐसे बनाया, इसको फ्लिप करके मैं वापस प्लेन में लेके गया तो कैविटी ऐसे चली गई। ये भी मैंने कैविटी राइट साइड ले आया था, ये भी कैविटी राइट साइड, ये वापस ऑन द प्लेन आ गए। लेकिन अब मैं कह रहा हूं जी यहां है, वाई यहां है, ठीक है जी, ओके। अब अगर ऐसा है तो अब मुझे फिर से यहां पे क्या बनाना है, एक बनाना है वेज और एक बनाना है डैश। जब भी sp3 टेट्राहेड्रल कार्बन होता है तो उसके एट अ टाइम दो ही बॉन्ड किस पे आ सकते हैं, मैक्सिमम इन प्लेन। अगर दो बॉन्ड्स को इन प्लेन ले आए, दो बॉन्ड्स को, फिर एक अबव होगा और एक बिलो होगा। हाँ, अब ऐसा अरेंजमेंट भी सोच सकते हो कोई भी प्लेन में नहीं है, वही पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कोशिश करो नहीं नहीं मुझे मैक्सिमम बॉन्ड प्लेन पे लेके आने, तो दो प्लेन में आ सकते हैं और दो प्लेन में नहीं आएंगे। वापस वहां आगे जी भाई, अब जैसे मैंने लास्ट बार सिखाया था जी, जब मैंने इसको फ्लिप करके ऐसे लाया था तो जी ऊपर था, फिर वापस उधर ले गया, तो ऐसा हुआ था। लास्ट बार इस डायग्राम में समझना, प्लेन नहीं दिखाते, कंफ्यूज हो रहे थे। देखो जी, पहले ग्रीन और येलो ऐसा था जी, ये रहा ग्रीन, ये रहा येलो, फ्लिप करके ऐसे लाए, फिर फ्लिप करके ऐसे ले गए। दोबारा लास्ट बार देखो जी, बस ये देखना आपकी तरफ कौन सा ग्रुप है जी, ब्लू है कि रेड है, आपकी तरफ राइट नाउ कौन सा है जी, ब्लू। जो ब्लू था वो अबव द प्लेन था, जब ग्रीन ऐसे था। अब फ्लिप करा, फिर 90 डिग्री फ्लिप और करके ऐसे कर दिया जी। अब ग्रीन तो वही है, ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन कैविटी लेफ्ट से क्या चली गई, राइट पे, उधर को चलेगी कैविटी। जो दो बॉन्ड्स प्लेन में थे उनके बीच में जो हमने बनाई थी वो क्या थी, कैविटी। अब जब कैविटी को लेफ्ट से राइट करा और इस तरह से राइट करा कि भाई ग्रीन को ऊपर ही रखा, तो क्या देख रहे हो क्या हो रहा है, जो ब्लू ये ग्रीन ऊपर था, ये रिकैविटी टुवर्ड्स लेफ्ट और ब्लू अबव द प्लेन है। जब इसको घुमा के ऐसे बनाया था तो क्या करा, ग्रीन फिर भी ऊपर ही है, ये ऑन द प्लेन है, ये रिकैविटी टुवर्ड्स राइट। अब वो जो ब्लू अबव द प्लेन था वो क्या हो गया, बिलो द प्लेन, और जो पहले रेड बिलो द प्लेन था अब क्या हो गया, अबव द प्लेन। अब यहां पे चीजें उल्टी होगी। इस रोटेशन में जो वेज पे था वो वेज पे रह रहा था हमेशा। इस रोटेशन में तो जब फ्लिपिंग कर रहे हैं, वेज डैश का बड़ा ही फंडा चेंज हो रहा है जी। पहले तो सारी वेज डैश चेंज हो गए थे बीच में 90 डिग्री पे, अब 180 पे करने के बाद क्या देखते हैं जी, जो ये ब्लू था जो ऑलरेडी किस पे था, वेज पे था, अब वो किस पे आएगा, डैश पे। और जो ये रेड था ऑलरेडी किस पे था, डैश पे, अब किस पे आएगा, वेज पे। ना वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से यहां ये भी 180 डिग्री रोटेशन होगी जी, और यहां से यहां ये भी 180 डिग्री रोटेशन होगी। ये जितने भी मॉलिक्यूल ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं, ये सब एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, सब वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस हैं। और एक मैंने कैविटी वर्ड यूज किया, ये आगे भी मैं यूज करूंगा। कैविटी है जो बॉन्ड्स ऑन द प्लेन हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम नॉर्मल लाइन से दिखा रहे होते हैं, उनके बीच में जो एक बनी हुई है वी, उसको मैं कैविटी बोल रहा हूं। ये कैविटी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कैविटी टुवर्ड्स राइट, ये भी कैविटी टुवर्ड्स राइट। स्टार्टिंग तो मैं यहीं से कर रहा हूं। कैविटी टुवर्ड्स लेफ्ट को जब मैं कैविटी टुवर्ड्स राइट बनाता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो जो ग्रीन ऊपर की तरफ था लेफ्ट कैविटी में वही ग्रीन ऊपर की तरफ रहे राइट कैविटी में, या फिर राइट कैविटी में ग्रीन को नीचे ले आया। अगर मैंने लेफ्ट से राइट करते टाइम कैविटी को ग्रीन को ऊपर से नीचे कर दिया तो फिर ठीक है जी, फिर जो वेज पे था वो वेज पे रहा, जो डैश पे था वो डैश पे रहा। लेकिन अगर मैंने ग्रीन को ऊपर का ऊपर ही रखा तो भैया फिर वेज डैश वाले उल्टे हो जाएंगे। इन दोनों में थोड़ा फर्क है, इसमें कैविटी राइट साइड है, इसमें भी कैविटी राइट साइड है, लेकिन इसमें ग्रीन को मैंने कैविटी के नीचे दिखाया, इसमें ग्रीन को मैंने कैविटी के ऊपर दिखाया। इसमें मेरा वेज पे कौन है, ब्लू है, और डैश पे कौन है, रेड, इसमें उल्टा है। सो थोड़ा आगे देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ एक बार 3 डायमेंशन में आपको इमेजिन कराने की कोशिश करी है, तो ये एक बार आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अगर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे सो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट डूइंग क्वेश्चंस, इसमें आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, ये एक नई चीज होगी जी। ये मैंने 7 का ए पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूला करा दिया, कौन सा, वेज डैश। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे करते हैं जी। क्योंकि अब हमने देखा कि वेज डैश प्रोजेक्शन करते टाइम बार बार हमें 3 डायमेंशन में सोचना पड़ रहा है, मैंने तो आपको मॉडल से थोड़ी सी हेल्प से करवाना चाहा, बट कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं, तो इसी को इजी करने के लिए दूसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा बेटा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो उस पे आते हैं जी। इनफैक्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर
सबसे ज्यादा जो यूज होएगा वो होएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक जी, लो जी फटाफट से करते हैं जी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है जी, अगेन मैं sp3 टेट्राहेड्रल कार्बन को लेके ही समझाता हूं क्या है फिशर प्रोजेक्शन क्या है जी। तो जी पहले बोलते हैं जी, इट इज 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। ठीक है जी, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है जी, तो बताते हैं समझाते हैं क्या है क्या नहीं, आराम से समझना जी। लो जी, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ऐसे एक प्लस बना नजर आता है जी। अभी हम कर रहे थे sp3 कार्बन के चारों बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो लेट्स से sp3 कार्बन, इसके 4 बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स, इन चारों सिग्मा बॉन्ड्स पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेट्स से अलग अलग लगे हुए हैं, कायरल कार्बन मान लेते हैं। ठीक है ना जी, कायरल कार्बन मान लेते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें पहले रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। अब इसमें बॉन्ड्स 2 तरह के हैं, एक है आपके हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, ठीक है जी, और एक है आपके वर्टिकल बॉन्ड्स। ये जो आपको प्लस सा नजर आ रहा है, टेक्निकली ये कार्बन है जी, कई बार बीच में दिखाया होगा कई बार नहीं, प्लस फॉर्म में होगा। ये सेंटर ऑफ द प्लस विल रिप्रेजेंट कायरल कार्बन। तो इसमें क्या है, 2 बॉन्ड्स क्या है वर्टिकल, 2 बॉन्ड्स क्या है हॉरिजॉन्टल, टोटल 4 बॉन्ड्स हैं। अब इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स अबव द प्लेन, जो भी चीज हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स पे लगी होगी दैट इज अबव द प्लेन। दैट इज से मैं ग्रुप्स लगा लेता हूं, चलो मैं इसको मान लेता हूं फिलहाल फॉर एन एग्जांपल, चलो इसको मान लेता हूं OH, इसको मान लेता हूं मैं CH3, ठीक, इसको मान लेता हूं मैं C2H5, चलो एक काम करता हूं, इसको मान रहा हूं H और इसको मान रहा हूं CH3, ऐसे मान रहा हूं। तो ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया इसमें हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स अबव द प्लेन है जी। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स कौन है जी, ये वाले OH और H। आपको दिखने में लग रहा है कि मैंने सीधा सीधा फ्लैट करके प्लेन पे बना दिए, नहीं नहीं, बट एक्चुअल में वो क्या है अबव द प्लेन है जी। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं दे आर इनटू द प्लेन। अब ये अबव द प्लेन और इनटू द प्लेन का मतलब क्या, वो मैंने आपको समझाया, यानी बिलो द प्लेन। मैं बहुत इजी करने के लिए अबव को अप और बिलो को डाउन बोलता हूं जी। दीज आर अप बॉन्ड्स, दीज आर डाउन बॉन्ड्स, दीज टू आर अप बॉन्ड्स, दीज टू आर डाउन बॉन्ड्स। अंदर को अगेन लास्ट बार एक बार वो 3D मॉलिक्यूल दिखा के समझाऊं कुछ। सपोज करो मैं ऐसे देख रहा था, जैसे हमने पहले बनाया था ऐसे देख रहा था, ग्रीन येलो को हम एक प्लेन पे ले रहे थे बार बार, 2 बॉन्ड्स को एक प्लेन पे ले रहे थे, तो फिर एक बॉन्ड अबव आ रहा था और एक बॉन्ड बिलो जा रहा था, है ना जी, ऐसे ही था जी। एक बॉन्ड अबव जा रहा था और दूसरा बॉन्ड बिलो जा रहा था, अगर 2 बॉन्ड्स प्लेन पे थे। अब मैंने इसको फ्लिप करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें कोई भी प्लेन पे नहीं था जी, ये कोई भी प्लेन पे नहीं था, तो फिर ये दोनों बॉन्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं अबव, ये दोनों बॉन्ड्स इनटू द प्लेन है जी। चेक करो जी, इस टाइम पे अगर प्लेन इनके सेंटर से ऐसे पास करे तो जो ग्रीन और येलो वाले बॉन्ड्स हैं दे आर अबव द प्लेन, और जो रेड और ब्लू वाले हैं दे आर इनटू और बिलो द प्लेन, ऐसे हैं जी। तो अब जब मैं इनको फ्लैट करूं ऐसे, समझ रहे हो जी, ऐसे फ्लैट करा तो ये हॉरिजॉन्टल हो गए, अबव वाले क्या हो गए हॉरिजॉन्टल, और इनको फ्लैट करा, इनको खींच के ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो गया वर्टिकल। यानी इस एंगल पे जब आपने इस मॉलिक्यूल को देखा और जो अबव वाले थे उनको आपने हॉरिजॉन्टल बना दिया, जो बिलो वाले थे उनको आपने वर्टिकल बना दिया, इस एंगल पे देख के जो ड्राइंग बनी उसको बोलते हैं जी क्या, फिशर प्रोजेक्शन। ये इसका इंपॉर्टेंस है, क्या बोलते हैं जी इसको, फिशर प्रोजेक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और इसके साथ रिलेटेड, क्योंकि अब मैंने क्या दिखा दिया, प्लीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट सीम्स दैट bond angles are of 90 degree, bond angles are of 90 degree। देखने में ऐसा लग रहा है ना कि bond angle 90 का हो गया। it seems that bond angles are of 90 degree, which is not actually true, which is not actually true for which carbon, sp3 carbon,
sp3 कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री का होता है जी, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल लग रहा है तो गलत है। इसका मतलब मैंने जो आपको यहां से बात समझाई वो ये, दैट मीन्स मैनी टाइम्स, ठीक है, व्हाट, ठीक है, व्हाट वी सी इन फिशर डायग्राम, ठीक है जी, मे नॉट बी एक्चुअली ट्रू। मैंने बॉन्ड एंगल से कह दिया जी, दिखने में 90 का लग रहा है, 90 का तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो हमें देखने में बहुत बार लगेगा वो हर बार ट्रू होना जरूरी नहीं है फिशर डायग्राम में। ये इसका एक लूप होल है, मतलब जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही सही है। सो मेनी टाइम्स व्हाट वी सी इन फिशर डायग्राम्स मे नॉट बी एक्चुअली ट्रू। जैसे कि बॉन्ड एंगल 90 का दिख रहा है, 90 का, लेकिन बॉन्ड एंगल एक्चुअल में sp3 कार्बन का 90 का होता ही नहीं। सो इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से यूज करना जी। कुछ चीजें बता देता हूं अगेन। जैसे मैंने अभी पीछे वेज डैश कराया, उसमें तो मैंने कहा कि किसी भी एंगल पे किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो मॉलिक्यूल सेम रहता है। अब फिशर क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, तो इसकी एक बात बता रहा हूं मैं आपको, वो क्या, ठीक है जी, रोटेशन इन प्लेन at 180 degree gives same molecule but not rotation at 90 degree or 270 degree। ठीक है जी, रोटेशन इन प्लेन एट 180 डिग्री, रोटेशन एट 180 डिग्री सेम मॉलिक्यूल, नॉट रोटेशन एट 90 डिग्री। 270 भी वही बात है, बट मेन ये बात कही जाती है 180 पे रोटेट करोगे मॉलिक्यूल सेम रहेगा, अगर 90 पे रोटेट करोगे तो मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेगा। अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं, लो जी, अगर मैंने इसको 180 पे रोटेट कर लिया, मतलब कैसे, इन द प्लेन मैंने इसको ऐसे पूरा 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो क्या बना जी, तो ये बना, प्लस तो प्लस ही रहा जी। ये C2H5 कहां चला गया, यहाँ पे पूरा 180 घूम गया, यहाँ पे क्या आ गया, C2H5। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, C2H5 नीचे आ गया ऊपर की बजाय। ओके, CH3 कहां चला गया, CH3 ऊपर चला गया जी 180 पे, और OH इधर आ गया, यस OH इधर आ गया जी, H यहां आ गया जी। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है जी, सेम है जी, 180 डिग्री पे रोटेशन हुई है जी, तो ये सेम है। लेकिन अगर 90 पे या 270 पे रोटेशन करते तो वो सेम ना होते। अगर आप फिशर प्रोजेक्शन की रोटेशन करके सेम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो तो 90 डिग्री और 270 डिग्री की रोटेशन मत करना, उससे क्या बनेगा वो आगे जाके समझ आएगा, लेकिन जो भी बनेगा वो सेम नहीं बनेगा। समझ आ गई जी बात। वेज डैश एक थोड़ा 3 डायमेंशन में वेज और डैश का लॉजिक समझाया, इसलिए टाइम लग गया, ये इजी है, बट इसका कुछ इंपॉर्टेंट लूप होल है, और इसलिए साथ में याद रखना जी क्या इसमें सेम मॉलिक्यूल के रोटेशन अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। सो इट इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल कॉल्ड एज व्हाट, फिशर प्रोजेक्शन। नाउ 7 की सी, नेक्स्ट प्रोजेक्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज हम यही करेंगे। हालांकि इसमें जो दिखता है वो सही नहीं होता, बट यूज करनी आसान यही है, हम ट्रिक्स बना लेंगे कुछ, वहां से हम यूज कर लेंगे इसको। ठीक है जी, 7 के सी पे आते हैं जी, मूविंग ऑन टू 7 का सी, नेक्स्ट प्रोजेक्शन। सेवन के सी की बात करता हूं जी। 7 का सी है बेटा, 7 का सी हमने सुना हुआ है पहले भी, ठीक है। 7 का सी है जी, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या जी, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को समझाने के लिए पहले मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लेके समझाता हूं। सपोज मैं लेता हूं जी इथेन, उसके एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, अगर फर्दर ओपन करो तो क्या है, CH3CH3, ऐसे ही है जी। अब जो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन होता है वो ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे, ठीक है जी। ये जो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड है जी। मैं किसी एक
सिंगल बॉन्ड को स्लंटिंग बॉन्ड बना लेता हूं जी, किसी एक बॉन्ड को हम मेन बैकबोन मान लेते हैं, लेट अस से ये बीच वाला बॉन्ड हमारा बैकबोन है, सेंट्रल बॉन्ड है। अब इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी मैंने डॉट्स मान ली, कार्बन है, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन हैं। अब जो ये 3 हाइड्रोजन हैं उसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखना जरा जी, ऐसे दिखा दिया जी, ठीक है जी, ऐसे दिखा दिया, मतलब मैंने वाई बना दिया। क्या बना दिया बेटा? वाई। मैं वाई से बोलता हूं इसको, ठीक है जी। मैंने जब सॉहर्स बनाया तो सॉहर्स के अंदर एक हमारा बैकबोन्ड, मतलब सॉरी, एक हमारा ऐसा बॉन्ड होगा जिसको हम स्लंटिंग वे में दिखाएंगे, उसको हम बैकबोन मान लेंगे, और उसी बॉन्ड के ऊपर हम जो कार्बन जुड़े हुए हैं, जो उनके ऊपर बाकी जो 3 चीजें जुड़ी हुई हैं उनको हम वाइज की फॉर्म में दिखाएंगे, वाई शेप में, ठीक है जी। तो अभी मैं कह दूं, ये देखना जी, ये सीधा वाई है, याद करने के लिए, ये सीधा वाई है, और ये भी क्या है? सीधा वाई है। हिंदी तो हम बहुत ही कम यूज करते हैं। सीधा वाई, सीधा वाई, ठीक है, ये भी सीधा वाई है, ये भी सीधा वाई है। तो वाइज की फॉर्म में बनाए हुए हैं बॉन्ड्स। वाइज की फॉर्म में जब बॉन्ड्स बनाते हैं तो सॉर्स प्रोजेक्शन होता है। अब ध्यान से देखना जी, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने CH3 को थोड़ा सा एक्सपैंड करके बना दिया, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैंने वाइज बनाने में इसी को ऐसे भी बना सकता हूं, ध्यान से देखना, आई कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, सीधा वाई, उल्टा वाई, ठीक है, ऐसे ही बना सकता हूं जी, और ऐसे बना सकता हूं, देखो, उल्टा वाई, उल्टा वाई। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या? उल्टा वाई, सीधा वाई। ऐसे मैं कुछ भी बना सकता हूं जी। ये सीधा वाई था, ये क्या था? सीधा वाई, क्या जी? उल्टा वाई। और ये क्या था फिर? उल्टा वाई। ये भी क्या है? उल्टा वाई। ये क्या है जी? उल्टा सीधा। मजेदार लेक्चर है जी, ठीक है, सीधा सीधा, सीधा उल्टा, उल्टा उल्टा, उल्टा सीधा। सो इट इज उल्टा सीधा क्या? उल्टा सीधा वाई। जो ये रिप्रेजेंटेशन है उसमें वाई जो बन रहा है वो उल्टा सीधा बन रहा है, उल्टा वाई सीधा वाई, ऐसे बन गया। ओके, अब एच तो लगे हुए हैं, सी तो है ही है। अब मैं सिर्फ बताता हूँ जी, हमने पढ़ा हुआ है क्या, जब दोनों वाइज एक डायरेक्शन में हो, चाहे वो सीधा सीधा हो चाहे वो उल्टा उल्टा हो, ऐसे वाले सॉर्स प्रोजेक्शन को बोलते हैं जी, याद रखना। दिस हमने करा हुआ है नाम इसका, इफ यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड फॉर्म। कन्फॉर्मर्स नाम का एक टॉपिक करा हुआ है हमने, उसमें करा हुआ है थोड़ा सा, उल्टा है या उल्टा सीधा है, ठीक है जी, ये दोनों। ये अब एक जिस डायरेक्शन में वाई है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वाई है, जब ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं जी, इसको हम बोला करते हैं जी क्या? स्टैगर्ड फॉर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टैगर्ड फॉर्म्स। एक एक्लिप्स्ड फॉर्म्स होती हैं और एक स्टैगर्ड फॉर्म्स होती हैं। जब सीधा सीधा या उल्टा उल्टा, सिमिलर डायरेक्शन के वाइज तो एक्लिप्स्ड, जब ऑपोजिट डायरेक्शन के वाइज तो स्टैगर्ड, ऐसे होता है जी। दिस इज कॉल्ड एज सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसको बनाते हैं ऐसे, इसके लिए कोई ना कोई हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चाहिए। फिर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर हमारा फोकस है, उसके ऊपर जो भी 3 बॉन्ड्स बचे हुए हैं उन कार्बन के दोनों के, उनके ऊपर जो भी लगा हुआ है उसको हम वाइज की फॉर्म में दिखाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अच्छी हो, अगर कोई यहाँ पे एच का कोई ग्रुप लगा होगा तो उस ग्रुप को दिखा देंगे जी, और क्या, सिंपल सी बात है जी। इस तरह से आप नोटिस करना जी, मैंने एक ही मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट्स बनाए हैं, ये सब एक ही हैं, यस। अब फर्क क्या है जी, मैं कर क्या रहा हूं, समझना जी। मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड को पकड़ के मॉलिक्यूल को घुमा रहा हूं। कैसे? सीधा वाई था, मैंने पकड़ के इस वाई को, सीधे वाले वाई को घुमा के क्या कर दिया? उल्टा। इसको ऐसे ही रखा, पकड़ा और इधर से घुमा दिया, ऐसे हो गया जी। फिर मैंने इसको इधर से पकड़ लिया, ठीक है जी, फिर इसको इधर से पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, फिर इसको घुमा के क्या कर दिया? उल्टा। फिर इसको पकड़ लिया, फिर इसको घुमा के क्या कर दिया? सीधा। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक वाली साइड पकड़ के फिक्स कर ली, दूसरी साइड को रोटेट कर दिया, क्योंकि रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड इज अलाउड, है ना जी, पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में, रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड।
तो एक को पकड़ के दूसरे को घुमा रहे हैं जी, इसको कहते रोटेशन है, बट एक्चुअली है क्या, ट्विस्टिंग। एक को पकड़ा और इसको घुमा दिया, फिर दोबारा से इसको पकड़ लिया उल्टा करने के बाद, फिर इसको घुमा के इसको उल्टा कर लिया, तो ऐसे कर रहे हैं जी। ये है जी हमारे सारे क्या, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस, दीज आर सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस। इसमें वाइज यूज करते हैं, ये बता दिया, ठीक है बेटा। इन्हीं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस का ही एक और ऑल्टरनेट है, वाइज को ही एक और तरीके से भी दिखाते हैं, वो इसी का भाई है जी, वही हमने पहले पढ़ा हुआ है जी। मतलब स्टैगर्ड फॉर्म्स और एक्लिप्स्ड फॉर्म्स को दिखाने के लिए या तो हम सॉर्ट्स यूज करते हैं, या फिर एक हम यूज करते हैं सेवंथ का डी पार्ट, लास्ट प्रोजेक्शन है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन है जी, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जी वो देखें, ये पॉइंट काफी टाइम ले गया प्रोजेक्शन का, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन की मैं बात करूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन सिमिलर टू सॉ हॉर्स, मतलब इसमें भी उल्टे सीधे वाई की बात करनी है जी, सिमिलर टू सॉ हॉर्स। ध्यान से देखना जी, अगर मेरा वही CH3 का मॉलिक्यूल था, उसका मैंने चलो ऐसे दिखाया था, Y ये कैसे दिखाया था, ठीक है जी, ये एक्लिप्स फॉर्म थी, एक एक्लिप्स दिखा दीजिए, और लेट्स से एक Y और एक उल्टा Y, ऐसे ये दिखा दिया था, ठीक है जी। नाउ ये सीधा सीधा Y है, ये सीधा उल्टा Y है, ऐसे दिखाया था, ये तो सॉ हॉर्स थी। अब इस सॉ हॉर्स से रिलेट करके न्यूमैन दिखाता हूं जी। मान लो ये कार्बन मेरा फ्रंट है, और मान लो ये कार्बन मेरा बैक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं जी, इस तरफ से लेट्स से मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यहां पे है, आराम से देखना जी। ऑब्जर्वर ने यहां से देखना स्टार्ट करा, और इस कार्बन का जो बॉन्ड था उसकी लेट्स से उसके अलोंग देखा, उसकी सीध में देखा, तो उसको ये कार्बन नजर आएगा, लेकिन ये कार्बन उसके पीछे छिप जाएगा, कार्बन नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। यहां पर भी ऐसे होगा जी, उसको ये कार्बन नजर आएगा ऑब्जर्वर, उसको उसके पीछे ये कार्बन छिपा हुआ नजर आएगा, नजर नहीं आएगा जी। तो अब क्या करते हैं जी, अब इस फ्रंट वाले कार्बन के 3 बॉन्ड्स उसको नजर आएंगे जी। लो जी, फ्रंट वाला मैंने वाई बना दिया, ये फ्रंट वाले कार्बन का वाई बन गया, ठीक है जी। और ये कार्बन नजर आ रहा है, ये वाला कार्बन है, सेंटर वाला, फ्रंट वाला, ओके। अब क्योंकि बैक वाला कार्बन नजर नहीं आ रहा, टेक्निकली जब ये कौन सी फॉर्म थी, एक्लिप्स्ड, और ये कौन सी थी बेटा, स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड वाले केस के अंदर है ना, एक्लिप्स्ड वाले केस के अंदर ये जो एक्लिप्स का केस था और ये जो स्टैगर्ड का केस था, फर्क क्या था, एक्लिप्स्ड इसका नाम ही क्यों आया था, वहां यहां से पता चल जाएगा। जो आगे वाला वाई था उसने पीछे वाले वाई को पूरा छिपा लिया, आगे वाले वाई के पीछे पीछे वाला वाई नजर नहीं आएगा जी, छुप जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स हो जाना जी। सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स से वर्ड उठाया, तो आगे वाले के पीछे वाला सॉरी आगे वाले के पीछे पीछे वाला क्या हो गया, पूरा छिप गया, तो नजर नहीं आया, कार्बन भी नजर नहीं आया। तो मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, ऐसे ऐसे एक सर्कल बना दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटर पॉइंट फ्रंट कार्बन है, और जो ये सर्कल है ये बैक कार्बन है जी। ऐसे मान लिया कि जो नहीं दिख रहा था उसको गोला बना दिया, रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके अपने बॉन्ड थे, इस गोले वाले कार्बन के, बैक कार्बन के अपने 3 बॉन्ड थे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, वो आगे वाले के 3 बॉन्ड्स वाले वाई जो थे उसके पीछे छिप गए। पर अभी हल्का सा दिखाने के लिए हम इसको ऐसे दिखाए थे कि चलो इसके पीछे छिपे हुए हैं जी, ठीक है जी, इसके पीछे छिपे हुए हैं, इसके पीछे छिपे हुए हैं, इसके पीछे छिपे हुए हैं। जो सेंटर से आ रहे हैं वो सारे फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स हैं, और उसके पीछे पीछे वाले छिपे हुए हैं, जो सर्कल से बाहर से निकल रहे हैं वो सारे बैक कार्बन के बॉन्ड्स हैं। और एक्लिप्स्ड फॉर्म को ऐसे दिखाया है ना जी, इसको मैंने बोला था, आपको देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील की तरह नजर आ रहा है जी, जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी तरह नजर आ रहा है जी। अच्छा, अब ये तो बन गया जी ये वाला
सॉहर्स का ये न्यूमैन बन गया, इसको न्यूमैन बोलते हैं अगर हम सर्कल की फॉर्म में दिखा दें। ऐसे अगर नीचे वाले का दिखाएं, देखना जरा जी, नीचे वाले का स्टैगर्ड फॉर्म का दिखाएं तो कैसे होगा जी? फ्रंट वाला तो फिर से वाई है जी, लो जी फ्रंट वाला तो फिर से सीधा वाई है, ये फ्रंट वाला तो सीधा वाई था जी। और बैक वाला कार्बन हमने कहा कैसे दिखाना है? सर्कल की तरह, लो जी सर्कल की तरह दिखा दिया बैक वाला कार्बन। अब बैक वाले कार्बन के वाई को मैंने उल्टा बनाना है और शुरू यहां से करना है, लो जी बैक वाले कार्बन का उल्टा वाई, ये बैक वाले कार्बन का है। तो अंदर जाते हुए बॉन्ड्स को मर्ज नहीं करने, सेंटर से जो निकल रहे हैं वो फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स हैं, सर्कल से जो निकल रहे हैं वो बैक कार्बन के बॉन्ड्स हैं। इमेजिन करो अगर मैं इनको जोड़ देता तो ये उल्टा वाई बनता है इसके जैसा, बस। तो ये काफी हद तक सॉहर्स जैसा ही है, बस ड्राइंग बनाने का तरीका अलग है जी। ये बनाते हैं ऐसे वाइज की फॉर्म में, ये बनाते हैं सर्कल प्लस वाइज की फॉर्म में। तो वो हो गया जी क्या? आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो 4 तरह के प्रोजेक्शन हमने कर लिए जी। सबसे पहला कौन सा करा था, नाम बताओ? पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, जो उसका सबसे कॉमन नाम है वो क्या है? वेज डैश। फिर कौन सा करा? फिशर प्रोजेक्शन। फिर कौन सा करा? सॉहर्स। अब कौन सा करा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये 4 तरह के इंपॉर्टेंट क्या हुआ करते हैं जी? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर बेटा। अभी मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझाई है कि वो है क्या और कहाँ पे कैसी रोटेशन कर रहे हो वो समझ लो। बीच बीच में टर्म्स आ गई, ये इक्लिप्स जो होता है ये स्टैगर्ड होता है, ये करी हुई टर्म्स है,